अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, आपने बहुत सी प्रेम कहानी पढ़ी होंगी, पर ये कहानी, खासकर ये एपिसोड, कुछ अलग ही बयान कर रही है। आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर करना। और मैं देख रहा हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और एपिसोड शेयर भी नहीं कर रहे हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एपिसोड अच्छे लगे तो शेयर भी करना। अग्रिम आयत को लेकर बाहर आया। ड्राइवर गाड़ी के बाहर टेक लिए खड़ा था। उसने उनकी तरफ देखा तो आयत को देख एक पल को उसकी नजर ठहर गई, पर अग्रिम पर नजर पड़ते ही झट से गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। अग्रिम ने एक नजर उसे देखा, फिर आयत को, और दरवाजा बंद करते हुए उससे बोला, दूसरी गाड़ी में जाओ। मिश्का भी वहां आई। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा। उसे घूरता देख मिश्का का हलक सूख गया। सॉरी सर, मैम ने कहा। घर जाओ, ड्राइवर छोड़ देगा। कल आकर अपना हिसाब ले जाना। सर, मिश्का स्तब्ध रह गई, पर अग्रिम का चेहरा देख कुछ बोल नहीं पाई और दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। एक बार मुड़कर आयत की तरफ देखा। उसने उसे आंखों से ही आश्वस्त किया तो मिश्का हौले से मुस्कुराकर चली गई। अग्रिम ने अगली सीट का डोर ओपन किया और आयत को बैठने को कहा। आज मैं ड्राइव करूं। बहुत मजा आता है, पर कभी कोई मुझे ड्राइव करने ही नहीं देता। शिमला में थी तो मैं रोज बाइक पर लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती थी, और आपकी तरह कभी किसी को ठोका भी नहीं, फिर भी कोई ड्राइव नहीं करने देता। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा। उसकी बात सुनकर शिमला वाली मुलाकात याद आ गई उसे। बाइक पर ही तो आकर रास्ता रोका था उसने। मैं करूँ ड्राइव? उसे चुप देखकर आयत बोली। अग्रिम ने उसे देखा और बिना कुछ बोले उसे अंदर बिठा दिया। अरे, मुझे उस साइड बैठना है, जभी तो ड्राइव करूंगी, आयत ने बाहर निकलने की कोशिश करते हुए कहा। चुपचाप यहीं बैठो, अग्रिम ने डांटते हुए कहा और दरवाजा बंद कर दिया। वो दूसरी ओर जाने लगा। उसकी नजर संकल्प पर पड़ी। उसे गुस्से से घूर उसकी ओर बढ़ने को हुआ, पर गुड नाइट, कल मिलते हैं। अग्रिम को अपनी ओर बढ़ते देख संकल्प बोला और झट से अपनी गाड़ी में जा बैठा। अग्रिम ने उसे घूर कर देखा और आकर दूसरी तरफ बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। पीछे ही दूसरी गाड़ी भी बढ़ चली। उसके जाने के बाद संकल्प ने मुस्कुराकर देखा। सही हत्थे चढ़ा है तू बेटा, अब यही तेरी अकड़ निकालेगी, वो भी बिना कोई कसर छोड़े। बाकी मानना पड़ेगा, गजब की अदाकारा है भाभी भी, खुद में बोलते हुए उसने गाड़ी अपने घर की ओर घुमा दी। मुझे ड्राइव करने दीजिए न, आयत ने कहा। चुपचाप बैठी रहो। आपकी पीठ में दर्द नहीं होता? आयत के सवाल पर अग्रिम ने असमझ से उसे देखा। अरे, अब हर समय इतना अकड़कर जो रहते हैं मिस्टर अकड़चंद चौहान साहब। अग्रिम ने उसे टेढ़ी नजर से देखा, फिर सामने सड़क पर ध्यान लगा दिया। आयत चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। आपको पता है, आप बहुत सुंदर है और बहुत टेस्टी भी। कुछ देर बाद आयत ने पसरी खामोशी को तोड़ा। ये सुन अग्रिम की आंखें फैल गई और उसने एकदम से ब्रेक लगा दी और चौंक कर आयत की तरफ देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या कहा तुमने? मैंने, आयत ने सोचने के जैसे फेस बनाया और ना में गर्दन हिला दिया और बोली, कुछ भी तो नहीं। आपको कुछ सुनाई दिया क्या? हो भी सकता है, इंसान नशे में हो तो कुछ भी सुनाई देता है। आप न हटिए, गाड़ी में ड्राइव करूंगी, नहीं तो पुलिस आपको ड्रिंक और ड्राइव के केस में अंदर कर देगी, फिर मैं घर कैसे जाऊंगी? अग्रिम असमंजस में पड़ गया, फिर गर्दन झटक उसे इग्नोर कर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद उसने आयत को नीचे झुके देखा। क्या कर रही हो? ठीक से बैठो। मैं अपने हिल्स उतार रही हूँ, ज्यादा हैं और आपकी गाड़ी छोटी है, मेरा सर टकरा रहा है। अग्रिम की भवें असमझ से जुड़ गई, चढ़ गई है लगता है, खुद में बुदबुदाया और इग्नोर किया। तभी गाड़ी टर्न होने से आयत का सर दरवाजे से जा लगा। आउच! ठोक दी क्या? आयत ने कहा। अग्रिम ने कनखियों से देखा। वो अपना सर सहला रही थी। सीधे से बैठो और सीट बेल्ट बांधो, उसने सपाट शब्दों में कहा। अकड़चंद एनाकोंडा, आयत ने मुंह बनाते हुए कहा और अपने हाथ बांध कर बैठ गई। अग्रिम ने कनखियों से उसे देखा। उसका फेस देख उसके चेहरे पर मुस्कान की हल्की सी रेखा खिंच गई। आयत ने उसकी तरफ देखा, फिर अपने पैर ऊपर करके बैठ गई। अग्रिम की नजर उस पर गई तो एक अलग सा एहसास हुआ। कैसे बैठी हो? पैर सीधे रखो।
ओके। आयत ने मुंह में उंगली रखा और दरवाजे की तरफ पीट कर अग्रिम की गोद में अपने पैरों को रख दिए। अग्रिम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। ये क्या कर रही हो? आपने कहा पैर सीधे रखने को। अग्रिम ने अपनी आंखें मींच ली और गाड़ी रोककर उसके पैर नीच कर दिए और उसकी बाह पकड़कर सीधा बिठाया और सीट बेल्ट बांधने लगा। पहले कभी ड्रिंक किया है? नहीं। फिर आज क्यों किया? सबको देखकर शौक चढ़ाया था। नहीं। हिम्मत चाहिए थी और थोड़ा बेशर्म होना था। आपको किस करने के लिए? अग्रिम ने अपनी नजर हटा ली। अभी से हिलना मत, डपटते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तभी उसकी नजर आयत की टांगों पर गई। उसने अपनी आंखें फेर ली, फिर अपना कोट उतार उसके टांगों को ढकते हुए पीछे कमर में बांधने लगा। आयत उसे देख रही थी। अभी समझ में आया आप सभी को इतना घूरते क्यों रहते हैं। अग्रिम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आयत ने उसी के जैसे घूरते हुए मुंह बनाया और बोली, ऐसे घूरने के कारण ही शायद से आपकी आंखें इतनी गहरी हैं। मैंने न आज तक इतनी गहरी आंखें नहीं देखी। अग्रिम ने अपनी नजर हटा ली। आयत ने उसका चेहरा थाम कर अपनी ओर घुमाया और बोली, सच कह रही हूँ, कभी नहीं देखी ऐसी आंखें। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अर्ज किया है, ये आंखें हैं या समंदर कोई, जब भी देखूं डूब जाने को दिल करता है। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा। आयत अपनी ठुड्डी से उंगली लगाकर सोचने के जैसे बोली, पर मैं डूबूंगी कैसे, मुझे तो स्विमिंग आती है। न चाहते से भी अग्रिम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिना कुछ बोले वो अपना काम करता रहा। वो हटने लगा तो आयत ने उसके गले में बाहें डाल दी। एक काम हो सकता है। जब मैं इन आंखों की गहराई में उतरूं, आप पलकें बंद कर लेना कि मैं चाहूं तब भी बाहर न आ पाऊं। अग्रिम के चेहरे पर हल्की मुस्कान अब भी फैली थी। कुछ पल को उसकी नजर आयत से उलझी, पर अगले ही पल उसने उसका हाथ हटाया और गाड़ी वापस से स्टार्ट कर दी। चौहान साहब, आपको पहले किसी ने कहा है कि आपकी स्माइल बहुत जानलेवा है। अग्रिम ने कोई जवाब नहीं दिया। आयत ने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी बाह पर उंगली चलाते हुए बोली, बताइए न, क्या कभी किसी ने कहा है? अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और हाथ हटाते हुए बोला, नहीं। और तुम सीधी बैठो। आयत ने मुंह बना लिया और बोली, कहेगा भी कैसे? आप शत्रुताप सिंचन के फैन जो है। अग्रिम ने प्रश्नसूचक दृष्टि उस पर डाली, पर आयत ने इस पर ध्यान दिए बिना अपनी धुन में बोलना जारी रखा था। अमिताभ बच्चन की तरह हर समय एंग्री यंग मैन वाला लुक देते रहते हैं, या तो शत्रुघ्न सिन्हा की तरह खामोश बने रहते हैं, मतलब दोनों का मिश्रण है। या तो गुस्से से घूरते हुए ड्रैगन के जैसे मुंह से आग उगलेंगे, या तो फिर अजगर के जैसे खामोश फुफकारते रहेंगे। जिस तरह से अपनी बात के साथ साथ वो एक्सप्रेशन दे रही थी, लाख रोकने के बाद भी अग्रिम अपने होठों को भींचते हुए मुस्कुरा उठा। आयत उसकी तरफ देख रही थी। वो बोली, बचपन में ये मुस्कान क्यूट थी, अभी कहर है। अग्रिम ने सुना तो चौंक कर उसकी तरफ देखा। आयत मुस्कुराते हुए मदहोशी से उसे देख रही थी। उसे अपनी तरफ देखता देख वो बोली, नहीं कहर नहीं, शहद से भी मीठा जहर है, कहकर बड़े ही दिलकश ढंग से मुस्कुराते हुए अपने होठों को अंगूठे से छुआ। अग्रिम ने देखा तो अपने होठ काट लिए और एकदम से चेहरा फेर लिया। मुझे पता नहीं था, अकड़चंद चौहान शर्माना भी जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अग्रिम ने सपाट लहजे में कहा। चल झूठे, मुझे क्या समझ नहीं आता। साफ दिख रहा है गाल गुलाबी हो गए हैं और एसी की ठंडक में माथे पर पसीना। कहा न, ऐसा कुछ नहीं है, मुंह बंद करके बैठो वरना सारा नशा यहीं उतार दूंगा। कहते हुए अग्रिम ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। हाय, ये गुस्से के पीछे एहसासों को छुपाने की अदा कसम से बड़ी जानलेवा है। कहा न, चुप, अभी से एक शब्द भी बोला न। अग्रिम ने उसकी तरफ देख घूरते हुए कहा, पर वो अपनी बात खत्म करता उसके पहले ही आयत ने अपने मुंह पर उंगली रख ली, जिसे देख न चाहते हुए भी अग्रिम के चेहरे पर मुस्कान ने फिर से कब्जा कर लिया। वो सामने देखते हुए ड्राइव करने लगा। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा दिलरुबा। आयत ने उसे गाते हुए गाना शुरू कर दिया। अग्रिम ने उसकी तरफ घूर कर देखा। पहले तेरी आंखों ने लूट लिया दूर से, फिर ये सितम हम पे की देखना गुरूर से। अग्रिम ने उसे इग्नोर करना ही सही समझा। ओ दीवाने, ओ दीवाने, तू क्या जाने, ओ तू जाने, दिल की बेकरारियां हैं क्या।
आयत उसे देखते हुए लगातार गाए जा रही थी और उसकी बाह पर अपनी उंगलियों से हरकत कर रही थी। यूं छुप छुप कर न शर्माइए हुजूर। छेड़खानियों का दस्तूर बदल रहा है। आयत की बातें और निगाहें सच में असर कर रही थी। अग्रिम बेअसर रहने की कोशिश में फेल हो रहा था। उसकी नजर अपनी सीट के पास रखे आयत की जैकेट पर पड़ी। उसे उठाकर उसने आयत के चेहरे पर फेंक दिया और हल्के से मुस्कुराने लगा। गाड़ी शारदा निवास में प्रवेश कर गई। गाड़ी रोककर वो बाहर आया और दूसरी तरफ आकर आयत को बाहर निकाला और उसकी कलाई पकड़कर आगे बढ़ा। पैदल क्यों जाना? गाड़ी से चलते हैं, आयत ने उसे रोकते हुए कहा। अग्रिम ने उसे देखा और बोला, घर आ गया है, अंदर चलो। आयत ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उसके गाल पर उंगली लगाकर बोली, अंदर क्यों जाना है? बाहर चलते हैं न। डांस करने में कितना मजा आ रहा था और उससे भी ज्यादा तो, कहते हुए उसके होठों पर उंगली फेर उसके करीब होने लगी। अग्रिम ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए पीछे कर दिया। संभालो खुद को, मेरी चप्पल चोरी हो गई है, मैं अंदर कैसे जाऊंगी, कहकर अपना हाथ छुड़ा लिया। अग्रिम ने देखा गार्ड्स, वॉचमैन सब वहीं खड़े थे। क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? साक्षी की आवाज पर वो पलटा। कुछ नहीं, तू इस समय यहाँ क्या कर रही है? सोई नहीं, नींद नहीं आ रही थी, आपकी गाड़ी की आवाज सुनी तो। अरे, विलेन भाई की वैम्प बहन, तुम भी यहाँ? तुम्ही ने मेरी चप्पल चुराई है न? आयत ने साक्षी के पास आकर कहा। ये भाभी को क्या हुआ है और ये कैसे कपड़े? भाभी? तुमने भाभी बोला, आयत ने चहकते हुए कहा और आकर उसे गले लगाकर उसके गाल चूम लिए और बोली, डॉट खुश कर दिया, जाओ, मेरी चप्पल तुम्हारी वापस नहीं मांगूंगी। भाई, साक्षी ने अग्रिम की तरफ देखा। कुछ नहीं, तू अंदर चल, देख कोई बाहर तो नहीं बैठा। और तुम चुप रहो एकदम, आयत को अपनी ओर घुमाकर डपटते हुए बोला। आयत ने उसे देखा, फिर उसकी शर्ट पकड़कर सीने से लगते हुए बोली, कभी तो दिल में छुपे प्यार को हम पर जाहिर कीजिए जिस पर हक है हमारा। जाने क्या मिलता है ए बेरहम तुम्हें हमें यूं तड़पा के, कहकर उसके कॉलर बोन को चूम लिया। अग्रिम की सांसें अटक सी गई। अपना थूक निगलते हुए उसने साक्षी की तरफ देखा और बोला, अंदर जाओ। साक्षी गर्दन हिलाकर आगे बढ़ गई। अग्रिम ने आयत को देखा और उसे गोद में उठाकर आगे बढ़ गया। आयत ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और प्यार से उसके गाल पर हाथ लगाया। अग्रिम ने उसे घूर कर देखा। जी भर के तड़पा ले, जी भर के वार कर, जी भर के तड़पा ले, जी भर के वार कर, सब कुछ गंवारा है, थोड़ा सा प्यार कर। आयत उसके चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए गाए जा रही थी। अग्रिम खुद को जब्त किए उसे लेकर अंदर आया। साक्षी दरवाजा खोल कर खड़ी थी। अग्रिम अपने कमरे की ओर बढ़ गया। तू है दिल में, हो तू है दिल में, दिल मुश्किल में, दिल मुश्किल में, अब न दिल की मुश्किलें बढ़ा। अग्रिम ने कमरे में आकर दरवाजा बंद किया। लगता है दिमाग हिल गया है, कमरे की तरफ देखकर साक्षी ने कहा और अपने कमरे में चली गई। अंदर आकर अग्रिम ने आयत को बेड पर लिटाया और चादर से ढक दिया और जाने लगा, पर आयत ने उसका हाथ पकड़ लिया। अग्रिम ने अपनी आंखें मींच ली और बिना उसकी ओर घूमे अपना हाथ छुड़ाने लगा, पर आयत ने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। अग्रिम उसकी ओर पलटा, क्या है? हाथ छोड़ो, आयत ने नामे सर हिला दिया और उठकर बैठ गई। अग्रिम ने घूर कर देखा और जबरदस्ती से अपना हाथ छुड़ाने लगा। मुझसे परहेज क्यों है आपको? अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ जोर से झटक दिया और उसकी बाह पकड़कर उसकी तरफ झुककर आंखों में देखते हुए बोला, सो जाओ, मदहोशी हावी हो रही है तुम पर, बहक रही हो तो आप भी बहक जाइए न। क्यों खुद को रोक रखा है? मैं खूबसूरत नहीं लगती क्या आपको? अग्रिम ने गहरी निगाह उस पर डाली और बोला, बहुत खूबसूरत हो, इतनी कि कोई एक बार देख ले तो कभी न भूले। फिर नजर भर देखते क्यों नहीं? आयत ने बारी बारी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैंने कहा कोई? मैं अग्रिम चौहान हूं जिसके जहन में बसना किसी के बस की बात नहीं। पर मैं तो इस दिल में भी हूं, दिमाग में भी और इन आंखों में भी। किस किस को झुठलाएंगे आप? बहकाने की कोशिश कर रही हो? हम बेहक जाइए, क्यों बेवजह तड़पा रहे हैं? आयत अपने घुटनों पर बैठ गई और अग्रिम के गले में बाहें लपेट दिए। ये बहकाने की कोशिश होश में करना, शायद बहका लो।
अग्रिम चौहान इतना नामर्द नहीं कि एक लड़की के होश में न होने का फायदा उठाए। अग्रिम ने उसके हाथ हटा दिए। आयत ने उसकी कलाई थाम कर कहा, मतलब मैं तो मर्द ही नहीं हूँ तो आपके होश में न होने का फायदा उठा सकती हूँ, कहा और उसे खींचकर बेड पर गिरा दिया। फिर उसके दोनों तरफ हाथ रखकर उसके ऊपर झुकते हुए बोली, किसने कहा मैं होश में नहीं हूँ? पूरे होश में हूँ मैं। अग्रिम, मत खेलो, आग हूँ, मेरे करीब आई तो झुलस जाओगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं वो बरसात हूँ जो प्रेम की बारिश कर आपकी हर तपन को मिटा दूं। बस आप बरसने की इजाजत देकर देखिए। अग्रिम ने देखा और टेढ़ा सा मुस्कुरा दिया। फिर आयत के गाल थपथपाकर बोला, सो जाओ, नशा चढ़ गया है तुम्हें, कहकर उठने को हुआ पर आयत ने वापस से गिरा दिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, किसी शराब में वो नशा कहा जो आप में है, जरा सा चख क्या लिया, मदहोश हो रहे हैं हम, कहकर उसके होठों पर झुकने लगी। अग्रिम ने उसके पेट से हाथ लगाकर दबाव बनाते हुए उसे खुद से दूर धकेला। एक हल्की आह के साथ आयत ने आंखें भींच ली। अग्रिम की भवें इकट्ठी हो गई। क्या हुआ? आयत ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कहकर सीधी होकर बैठ गई। अग्रिम भी झटके से उठकर बैठ गया और आयत की तरफ देखा जिसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। सब ठीक है? अग्रिम ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। हाँ, सब ठीक है, कुछ कुछ नहीं हुआ मुझे, एकदम ठीक हूं मैं, आयत ने हंसकर कहा। पर उसकी सांसें तेज थी और माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला गई थी। अग्रिम के माथे पर शक की लकीरें खींच गई। श्योर? हाँ, सब ठीक है, आयत ने उसकी तरफ देखकर हंसकर कहा और फिर सामने देखने लगी। अग्रिम के चेहरे के भाव सख्त हो गए। वो ऊपर से नीचे तक आंखों से ही आयत का स्कैन करने लगा। आयत ने अपने पेट पर हाथ रख रखा था। अग्रिम की आंखें छोटी हो गई। उसने आयत के चेहरे को देखा। पेट में दर्द है? अग्रिम ने पूछते हुए उसके पेट की तरफ हाथ बढ़ाया। हाँ, नहीं, हाँ थोड़ा दर्द है, कहकर आयत पलंग से उतर गई। पर मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ, वो आगे बढ़ती कि अग्रिम ने उसका हाथ थाम लिया कर बोला, क्या जरूरत है, ऐसे ही अच्छी लग रही हो। आयत ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। वहीं अग्रिम का चेहरा और सख्त हो गया। ये पेट पर हाथ क्यों रखा है, कहते हुए उसका टॉप उठाने लगा। पर आयत उसका हाथ हटाकर पीछे होते हुए बोली, ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ। अग्रिम का चेहरा गुस्से से जल उठा। उठकर उसके पास आते हुए बोला, फिर भाग क्यों रही हो, बहका दिया है तो सोच रहा हूँ पूरी तरह बहक जाऊं, कहते हुए उसके पेट को पकड़कर दबाव बनाते हुए अपने करीब खींच लिया। आयत ने दांत पर दांत जमाकर मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में दर्द उभर आया। अग्रिम ने देखा और उसे बिस्तर पर पटक दिया। आयत लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसे देख रही थी। अग्रिम ने उसकी आंखों में देखा और उसका टॉप ऊपर करने लगा। आयत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, जरा सी लगी है, आप गुस्सा होंगे इसलिए नहीं बताया। ये जरा सा मैं भी देखूं जिसने एक झटके में तुम्हारा नशा उतार दिया, अग्रिम ने दांत पर दांत जमाते हुए कहा। आयत की आंखें फैल गई। नहीं, मैं वो चौहान साहब प्लीज। आयत का चेहरा फक पड़ गया था। उसने अग्रिम का हाथ पकड़ लिया। अग्रिम ने उस पर जलती सी नजर डाली। झूठ बोला तुमने मुझसे? नाटक कर रही थी क्यों? अग्रिम की आवाज पर आयत सहम गई और उठकर एक और खड़ी हो गई। बोलो। नाटक कर रही थी, आजमा रही थी मुझे, उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला। न न नहीं, आयत ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा। नो, मेरा लेवल चेक कर रही थी, मेरा कैरेक्टर आजमा रही थी, देख रही थी कि मैं कितना गिरा और घटिया इंसान हूं। अग्रिम ने उसका जबड़ा दबाते हुए पूछा। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं चौहान साहब। तो तुम सही समझाओ। समझाओ कि क्यों किया ये नाटक। बोलो। आपको घर लाने के लिए। ऐसा नहीं करती तो आते क्या घर? आयत ने उसका हाथ हटाते हुए कहा। मैं आऊं या ना आऊं तुम्हें उससे क्या मतलब? मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी। नहीं, मुझसे जुड़ने के बाद इन सब में कुछ भी आपके अकेले का नहीं है। मेरे होते हुए मेरा पति बाहर भटके ये मुझे मंजूर नहीं, आयत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। स्ट्रेंज, कैसे कर लेती हो ऐसा? इतना सब होने के बाद भी कैसे तुम इतनी नॉर्मल रह सकती हो? क्योंकि आप एबनॉर्मल हैं। दोनों में किसी एक को तो नॉर्मल रहना पड़ेगा न, ताकि रिश्ता नॉर्मल रहे। कौन सा रिश्ता? एक कैद है ये तुम्हारे लिए, सिर्फ कैद।
प्रेम भी एक कैद ही होता है और मुझे मंजूर है ये कैद। अग्रिम ने हैरानी से देखा। हाँ, प्रेम कैसे कर सकती हो तुम? नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती। झूठ बोल रही हो तुम, मैंने ऐसी कोई वजह ही नहीं दी। सिर्फ नफरत करने की वजह दी तो सिर्फ नफरत करो मुझसे, सिर्फ नफरत। ऐसा आपको लगता है? आपने अपनी तरफ से नफरत की वजह दी और मुझे प्रेम की वजह मिली। नहीं हुई कभी आपसे नफरत। तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने पर तुला हूं और तुम्हें नफरत नहीं। प्यार की बात करती हो, आज तक मैंने कभी तुमसे ढंग से बात नहीं की। सोते जागते उठते बैठे सिर्फ और सिर्फ इंसल्ट की है, फिर भी कोई गुस्सा नहीं। नहीं, जिसे हर कदम पर नफरत और दुत्कार ही मिली हो वो किसी को प्यार और सम्मान कहाँ से दे? ये तो दुनिया का दस्तूर है। यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, फूलों से नहीं। रोज नई लड़की होती है मेरी बाहों में, इससे भी गुरेज नहीं। क्या सबूत है? मैंने तो नहीं देखा। आपने कह दिया और मैं मान लूं? क्यों? और चलो मान भी लिया तो क्या? ये सब तो आम बात है आजकल। यही आप शराफत का मुखौटा पहन कर करते तो साधु कहलाते, पर ऐसा नहीं है तो शैतान। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बीती जिंदगी कैसी थी, मैं आज में जीती हूँ। और आज कोई नहीं है जिसका सबूत आज देखा तो मैंने। जो आप कह रहे हैं सच है तो उसके करीब जाने में मुट्ठियां क्यों कस गई, आंखें क्यों भींच लिए? तन पर अगर कालक लग जाए तो उससे मन काला नहीं होता। जो आपकी बाहों में होती है वो केवल आपके तन पर अधिकार जमाती है, पर मेरा अधिकार आपके मन पर है, एकाधिकार है। गलतफहमी है तुम्हारी, कहीं नहीं हो तुम, कोई वजूद नहीं है तुम्हारा मेरी जिंदगी में। क्यों नहीं समझ आता तुम्हें कि तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे मकसद को पूरा करने का एक मोहरा हो और कुछ नहीं? या फिर सब समझते हुए भी नाटक खेल रही हो, जैसे अभी नशे में होने का खेल रही थी? मुझ जैसे इंसान से तुम कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकती, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तर्क कमजोर पड़ रहे हैं आपके चौहान साहब, बहुत कमजोर। कब से अपनी बुराइयां गिनवाए जा रहे हैं, लगता है जैसे नफरत करवाने पर तुले हैं, पर नहीं है मुझे नफरत आपसे। आपने वजह गिनवाई मुझे आपसे नफरत करने के, मैं न करने के वजह गिनवाती हूँ। आपके कारण खत्म हो जाएंगे, पर मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। खुद को बदकिरदार कहते हैं, पर मुझे तो हर जगह हर बात में आपसे ऊंचा किरदार कहीं नहीं दिखता। हर रिश्ते के प्रति लॉयल हैं, यहाँ तक कि स्वीकारते नहीं, पर मेरे प्रति भी कहिए कि मुझसे जुड़ने के बाद किसी की तरफ आंख उठाकर देखा है तो? नफरत है, नफरत है, नफरत है। हर रोज रट लगाए रहते हैं और वहीं जरा सी तबीयत क्या बिगड़ी पूरी रात सामने बैठे रहे, ये कैसी नफरत? हर बार जब चोट मुझे देते हैं दर्द खुद भी बराबर का सहते हैं। मेरी आंखों में नमी आए तो लाली आपकी आंखों में उतरती है। मेरी जान बचाने को अपनी जान पर खेल जाते हैं। हर पल हर घड़ी मुझे खो देने का डर आंखों में दिखता है। बदला लेने के लिए लाए हैं तो कहा है बदला, मुझसे खाना बनवाना बदला है तो फिर मेरे हाथ से बने वाहियात खाने को चुपचाप खा लेना क्या है? मुझे हर तरफ से निगरानी में रखना कैद है, तो सब जानते हुए भी कि मैं अपने परिवार से बात करती हूँ तो मेरा फोन देख कर भी अनदेखा करना क्या है? मेरे परिवार को बेइज्जत करने को शादी की, फिर मुझसे परहेज क्यों, ये दूरी क्यों? बदला लेना था मेरे जरिए तो मेरे करीब क्यों नहीं आते? क्यों जिस बात को सबके सामने चींख चींख कर कह आए उसे अमल में लाते? कहते हैं बदकिरदार हैं तो फिर ये बदकिरदारी मेरे साथ कभी क्यों नहीं दिखाई? मैं बताऊं, प्रेम है तभी कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते जिससे मुझे चोट पहुंचे। मेरी सहमति के बाद भी अपनी मर्यादा नहीं लांघते तो कैसे कहूं कि बदकिरदार हैं आप? ओह, तो असल बात यह है, कह चुका हूं कि तुम्हें खुद के लायक नहीं समझता, पर भी एक ही बात पर अड़ी होना। तो आज ये कसर भी पूरी किए देता हूं, कहते हुए अपनी शर्ट उतार कर फेंकी और उसकी ओर बढ़ गया। आयत ने उसकी जलती सी नजर देखी तो जाने क्यों एक घबराहट सी महसूस हुई और वे एक तरफ से निकलने लगी। अग्रिम ने उतनी ही फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ भाग रही हो? शौक चढ़ा है न मेरे अंदर के जानवर को पूरी तरह बाहर निकालने का, तो फिर पीछे क्यों हट रही हो? कहकर उसे अपने करीब खींच लिया और गर्दन कंधे सब पर बेतहाशा चूमने लगा। आयत ने अपनी आंखें भींच ली और जड़ बनी खड़ी रही। उसका विरोध न करना फिर से खल गया अग्रिम को और उसे धक्का देकर चेहरा फेर कर खड़ा हो गया और अलमारी पर मुक्का दे मारा। आयत की आंखों में आंसू झिलमिला आए थी। क्यों ये जबरदस्ती की नफरत पाल रखी है आपने? क्यों मुझे दर्द देने पर तुले हैं जबकि उसमें मुझसे ज्यादा खुद जलते हैं? क्यों गलत हरकतों से गलत साबित करना है खुद को?
अच्छा होता कि मेरे पेट में वो कांच का टुकड़ा नहीं, उसकी जगह पूरा का पूरा बोतल ही घुस जाता और मैं वहीं मर। आयत अपनी बात पूरी कर पाती उसके पहले ही अग्रिम उसकी ओर पलटा और उसकी गर्दन पकड़ उसे दीवार से लगा दिया। आयत ने उसकी जलती सी लाल आंखों को देखा। आखिर चाहते क्या हैं आप? मेरा मरना भी गवारा नहीं और जीना चाहती हूँ तो जीने भी नहीं देते। आयत की आंखों में दर्द उतर आया था और गला चोक हो गया था। वहीं उसे देखकर अग्रिम की आंख छलक आई। आयत चुपचाप एक टक उसकी आंखों में देख रही थी। अग्रिम ने अपने जबड़े भींच लिए और उसे छोड़कर दीवार पर अपना हाथ दे मारा और अपना शर्ट उठाकर तेजी से बाहर की ओर निकल गया। पर दरवाजे पर ही उसके कदम ठिठक गए। आयत की टॉप पर लगे खून के निशान उसकी जहन में कौंध गए। वो वापस आया और आयत का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया और दवाई का डब्बा लेकर उसके सामने बैठ गया। बिना एक भी बार उसकी तरफ देखे उसका टॉप ऊपर किया। जख्म पर दबाव पड़ने और इन सब में उस पर लगी पट्टी पूरी तरह खून से भीग चुकी थी। उसे आयत पर भी गुस्सा आ रहा था कि सब जानते हुए वहां जाने क्या ये सब करने की क्या जरूरत थी। वहीं खुद पर भी कि क्यों अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया। पर एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और उसकी पट्टी हटाने लगा। जख्म बहुत ज्यादा नहीं था पर कांच बुरी तरह चुभा था, जिसे देख उसने अपने दांत पीस लिए कि इतना लगा था। और आयत ने बताया तक नहीं पर कुछ बोला नहीं और चुपचाप सब साफ कर दवा लगाकर पट्टी करने लगा। रह रहकर उसकी पलकें भीग रही थी जिसे अंदर ही जब्त कर ले रहा था। आयत बस एक टक उसे देख रही थी। बड़ी कोमलता से वो ये काम कर रहा था। खुद से ही खुद की जंग बहुत कठिन होती है चौहान साहब, और ये जंग जब खुद के एहसासों को खुद ही झुठलाने की हो तो और भी ज्यादा। मुझे अपने दिल में बसाकर जिंदगी से बेदखल करना चाहते हैं जो मुमकिन नहीं। या तो मुझे जीत लीजिए या फिर खुद को हार जाइए। कोई मतलब नहीं इस बेमतलब जंग का जो हर ओर से आपको जला रही है और साथ के साथ मुझे भी झुलसा रही है। अग्रिम ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आयत कुछ देर तक उसके चेहरे को देखती रही, फिर उसके गले से लग गई। अग्रिम के हाथ ऊपर उठ गए। अग्रिम ने हटना चाहा पर आयत ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया कि वो चाह कर भी छूट नहीं पा रहा था। प्रेम कमजोर नहीं करती बल्कि मजबूत बनाती है। चौहान साहब बाहर आने दीजिए अपने एहसासों को, सांसें लेने दीजिए उन्हें। प्रेम में राहत है, मिलने दीजिए इस दिल को राहत। अग्रिम की पलकें बंद हो गई और हाथ आयत के इर्द गिर्द कस गई। इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां। हारा मैं खेल के दो दिलों का जुआ। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरू अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा, किया तूने क्या असर। मैं दिल का राज कहता हूँ कि जब जब सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम लेता हूँ, ये तूने क्या किया। अग्रिम की पलकें बंद हो गई और हाथ आयत के इर्द गिर्द कस गई। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली, फिर आयत के कंधों को पकड़कर उसे खुद से अलग किया और बिना उसकी तरफ देखे उठकर खड़ा हो गया। आयत ने तुरंत से उठकर उसे पीछे से हक कर लिया। बस कीजिए न चौहान साहब, झूठी नफरत का जो आवरण चढ़ा रखा है इसे उतार फेंकिए। मोहब्बत है पर स्वीकारते नहीं, नफरत जताते हैं पर निभा नहीं पाते। आप भी जानते हैं मुझसे ये नफरत निभ नहीं रही, आपसे तो प्यार निभा लीजिए। दिल की धड़कनों को और कैद मत कीजिए, खुलकर धड़कने को बेताब हैं ये, धड़कने दीजिए। उसके सीने पर अपनी हथेलियों कसते हुए उसकी पीठ पर अपने गर्म होठ रख दिए। अग्रिम के पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ गई और गर्दन की नसें तन गई। उसका मन हुआ कि पलटकर उसे सीने से लगा ले और कहे कि वो भी थक गया है, पर अपनी आंखें मींचकर अपने सीने से उसके हाथ हटा दिए और जाना चाहा पर आयत ने दोनों हाथ से उसकी हथेली कसके पकड़ ली। प्लीज चौहान साहब, हर तरफ से अकेली हो चुकी हूँ, अब आप भी अकेला मत कीजिए। एक आस की डोर थामे कोशिशों में लगी हूँ पर अब थक गई हूँ अपनी कोशिश करते करते, अब बस कीजिए। कब तक अकेले लड़ती रहूं मैं हम दोनों के लिए। कतरा टूट रही हूँ, पूरी तरह बिखर जाऊं उसके पहले समेट लीजिए मुझे, कहते कहते हुए हारी सी जमीन पर बैठ गई। आयत के आंसू छलक आए थे। उसने अग्रिम की हथेली से अपना सर टिका दिया। अग्रिम की आंखें भी झिलमिला गई पर अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गया। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों। ठहर जाइए चौहान साहब वरना मैं रुक जाऊंगी, बंद कर दूंगी अपनी कोशिशें, अजनबी बन जाऊंगी आपके लिए, आयत ने बिफर कर कहा।
यही सही होगा तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी, अग्रिम ने खुद को जज्ब करते हुए कहा और अपनी शर्ट उठाकर बिना रुके बाहर निकल गया। आयत के आंसू बह निकले। अग्रिम सीधा अपनी माँ के कमरे में आ गया, जहां उनकी कुछ अधजली सी यादें संभाल कर रखी थी उसने। सब और देखते हुए उनकी तस्वीर के सामने आकर खड़ा हो गया और लगातार उन्हें देखता रहा। फिर अपनी पलके मूंद आंखों में झिलमिलाई नमी को अंदर ही जब्त कर लिया और गहरी सांस लेकर वॉशरूम में चला गया। कानों में आयत के शब्द शोर कर रहे थे और आंखें के आगे खुद का बेदर्द रवैया। आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देखता रहा, आंखें फिर से झिलमिला आई। आंखों के सामने आयत का तड़पना और खुद का इस तरह उसे छूना सब जीवंत हो गया। गुस्से से 2-3 बार हाथ मारते हुए अपना सर पटक दिया और दूसरी ओर घूमते हुए बोला, क्यों करती हो मजबूर मुझे? नहीं करना चाहता ऐसा कुछ भी। उस एक दिन जो मैंने अपने गुस्से में किया, खुद को कितनी बार धिक्कारा है मैंने। क्यों बढ़ाती हो मेरी मुश्किलें? क्यों 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 कर रही हो ऐसा? कहते पलटकर गुस्से से आईने पर ही मुक्का दे मारा। आईने में दरार पड़ गई। ऐसी ही है मेरी जिंदगी, दरारें ही दरारें हैं। मेरे करीब आओगी तो ऐसी ही चुभन होगी और यूं ही अरमान लहूलुहान होंगे तुम्हारे। खुद की हथेली देखते हुए बोला, एक पत्थर हूं मैं, मुझ में कोई एहसास पनप ही नहीं सकते, कभी पनपने ही नहीं दूंगा। तुम्हें दर्द देने की कोई मंशा नहीं है मेरी, ये दर्द तुमने खुद ने लिखा है अपने जीवन में एक निर्मोही से मोह लगा के। अब भी संभल जाओ क्योंकि तुम्हें और चोट देने की ताकत नहीं है मुझ में। स्वीकार लो कि तुम्हारे नसीब में ये प्रीत नहीं। मेरी ये जिंदगी मेरे जन्मदाताओं का कर्ज चुकाने के लिए है। तुमसे मोह जोड़कर मैं उनसे निर्मोही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता उनसे निर्मोही। उसने शॉवर ऑन किया और भीगने लगा। करीबन घंटे भर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला, अपने कपड़े पहने और खिड़की के पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया और सिगरेट जला ली। वो बैठा तो यहाँ था पर मन आयत के पास ही। पहली बार इस तरह मायूस शब्द सुने थे उसके मुंह से। रोता छोड़ आया था उसे। खुद को संभालना जानती है वो और संभाल भी लिया होगा, पर मन फिर भी बेचैन हो रहा था कि एक नजर देखाए उसे। कुछ देर बाद खुद को शांत कर वो उठकर अपने कमरे में आया। देखा आयत वहीं जमीन पर ही बैठे सोफे से टिककर सो रही थी। गालों पर आंसुओं के निशान साफ नजर आ रहे थे। कुछ देर तक उसे देखता रहा। जब आयत में कोई हरकत नहीं देखी और उसे यकीन हो गया कि वो सो चुकी है तो उसे उठाया और बेड पर लाकर सुला दिया। उसे चादर से ढककर दूसरी तरफ जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। कुछ देर पहले की उसकी शरारतें याद आई और अग्रिम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर अगले ही पल उसके आंसुओं के निशान देख मुस्कान जाती रही। छोटा तौलिया भिगा कर लाया और हल्के हाथों से उसका चेहरा साफ किया। क्या मैं खूबसूरत नहीं लगती आपको? आयत का सवाल याद आया उसे। हल्के से मुस्कुराते हुए मन ही मन बोला, तुम्हारे अलावा कभी कोई खूबसूरत लगी ही नहीं, नजर ही नहीं ठहरी कभी किसी पर। दिल का ठहरना तो दूर की बात है। झुककर उसके माथे पर किस करने को हुआ पर बीच में ही रुककर अपनी आंखें मींच ली और पीछे होते हुए बोला, क्यों उम्मीद लगाए बैठी हो नाउम्मीदी के भंवर से? यहाँ एक कतरा उजाले की भी कोई आस नहीं। कैसे दे दूं उस दिल में जगह जहाँ सिर्फ झर भरा है? तुम्हें प्रीत का अमृत चाहिए जिसकी एक भी बूंद मेरे पास नहीं। ये जन्म तो मेरे बदले की आहुति चढ़ गया, अगला जन्म मिला तो तुम्हारी प्रीत के नाम। कहते हुए ऊपर सीलिंग की तरफ देखने लगा। अगला जन्म किसने देखा है? जिसे देखा ही नहीं उसे किसी के नाम कैसे कर सकते हैं? आयत ने कहा। अग्रिम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दरअसल आयत की आंख जस्ट लगी थी तभी अग्रिम आ गया था। उसने उसे उठाया तभी वो जाग गई थी, पर अग्रिम की करीबी का एहसास पाकर उसने आंखें नहीं खोली। प्रेम वो अमृत है जो हर विष को अमृत में बदल सकता है। नफरत के बदले नफरत मिलती है, पर प्यार के बदले प्यार के साथ सम्मान और सुकून भी। अग्रिम को चुप देखकर आयत फिर बोली, ये सब किताबी बातें हैं, किताबों में ही अच्छी लगती है। असल जीवन में कोई वजूद नहीं होता इन बातों का। कहते हुए अग्रिम सीधा लेट गया और छत की तरफ देखने लगा। ये तो अपना अपना नजरिया है। रात के गहराने पर कोई फकत अंधेरा देखता है तो कोई आने वाली सुबह का उजाला। किताबों में भी वही लिखा जाता है जो असल जीवन में होता है। जीवन भी एक किताब ही है, समझ के पढ़ो तो हर एक शब्द सार्थक है, वरना सब निरार्थक। आयत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जिसने किताबों में जीवन जिया हो वो इन बातों पर तर्क वितर्क करता है।
असल जीवन का तर्क बस इतना है कि जीना है तो या तो बेरहम बन जाओ या फिर बेअसर, कहकर अग्रिम ने अपनी बाह मोड़कर अपनी आंखों पर रख लिया। आयत की नजर उसकी हथेली में बंधे रुमाल पर गई। दुनिया में दो लोग बुरे हैं, चार अच्छे भी। किसी एक ने गलत किया तो खुद को गलत बना लेना क्या सही है? किसी एक के लिए सबको सजा देना सही है और साथ में खुद को भी? जिसकी जिंदगी ही एक सजा हो वो सही गलत कहाँ से सोचे? जो भी इनकी परवाह करता है उनकी परवाह किसी को नहीं होती, बेहतर है बेपरवाह रहो। जिसने गलत किया तो सीधे से उन्हें सजा दे दीजिए, क्यों इस नफरत की चक्की में सबको पीस रहे हैं? सहन होगा अगर मैंने भी तुम्हारे पिता और दादा के साथ वही किया जो उन्होंने मेरे साथ किया। देख पाओगी उन्हें सजा मिलते हुए, और क्या मेरे ऐसा करने के बाद दिल से अपना पाओगी मुझे? अपने पिता के कातिल को पति स्वीकार कर प्यार और सम्मान दे पाओगी? अग्रिम ने उसकी ओर देखकर सवाल किया। आयत ने अपनी नजर नीचे कर ली। अग्रिम ने गहरी नजर उस पर डाली और फिर सीधे लेटते हुए बोला, कुछ सवालों के जवाब देने बहुत कठिन होते हैं, उन पर खामोश रहना ही उचित होता है। सो जाओ, आराम की जरूरत है तुम्हें, कहकर वापस से अपनी बाह मोड़कर अपनी आंखों पर रख लिया। आयत उसकी तरफ देखने लगी। सो जाओ, पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं, नहीं पढ़ पाओगी मुझे। अपनी नजरों को यूं मेरे चेहरे पर ठहरने से रोको वरना उलझ कर रह जाओगी, जिन्हें सुलझाने की मेरी तरफ से कभी कोई पहल नहीं होगी, कहकर उसने करवट बदल ली और आयत की तरफ पीठ करके लेट गया। आयत उसे देखती रही। कुछ देर में उसे भी नींद आ गई। मैंने तो पहले ही कहा था कुछ बहुत बड़ी बात है, सार्थक आदर्श के पास बैठते हुए बोला। हम पर आज भी किसी ने कुछ नहीं बताया। आखिर कोई तो वजह रही होगी जो ये सब किया, पर क्या? आदर्श ने सोचते हुए कहा। अब ये तो हमारे बड़े बता सकते हैं या फिर वो। हमारे बड़े तो बताने से रहे और वो हमसे बात करेगा इसकी कोई गुंजाइश नहीं, आदर्श ने कहा। एक बार कोशिश करके देखिए, क्या पता मान जाए। रुचिका चाय लेकर आई और टेबल पर रखते हुए बोली, ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूँ भैया, और ये मेड ने बनाया है, मैं तो बस लेकर आई हूँ। हाँ, पर यह भी करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। सार्थक, इस हालत में इसका अकेले रहना ठीक नहीं है। मैंने तो कहा है इसे अपनी माँ के पास रह ले कुछ दिन, पर ये मानती नहीं। आपको अकेले छोड़कर कैसे वहां रह सकती हूँ मैं? और भैया आप चिंता मत कीजिए, ये बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, रुचिका ने कहा तो आदर्श ने सार्थक की तरफ देखा तो वो हल्के से मुस्कुरा दिया। आदर्श ने उसके गाल थपथपाकर कहा, सयाना हो गया है। सार्थक की मुस्कान चौड़ी हो गई। बस थोड़ा गुस्सा भी कम हो जाए। कोशिश जारी है भाई। वो छोड़िए, पर आपको कैसे पता चला ये सब? घर पर आया था बेहद गुस्से में और दादाजी को धमकाते हुए जो भी कहा उसने वो तुम्हारी बात के सही होने का प्रमाण दे रहा था। तुम्हें पता है उसकी बहन को किडनैप किया गया था और आयु खुद आई थी वहां, उसे किडनैप नहीं किया गया था। मतलब? सार्थक ने पूरी बात उसे बताते हुए कहा। इन सब में एक बात समझ आई भाई, आयु वहां किसी मजबूरी में नहीं रह रही। ऐसा होता तो बहुत अच्छा मौका था उसके पास वहां से निकलने का, और मैंने साथ चलने को भी कहा था पर उसने मना कर दिया। एक तरह से अच्छा भी है, वहीं सुरक्षित है वो। हम एक और बात देखी भाई, हमें लगता था कि आयु को वो टॉर्चर करता होगा, पर कल फिक्र और डर देखा उसकी आंखों में आयु के लिए। हम वो तो मैंने भी देखा जिस तरह से आयु के नाम पर वो धमका कर गया, और आयु ने भी कहा था कि खुश है वो। पता नहीं क्यों लगता है जैसे उस दिन पार्टी में जो हमने देखा वो दिखावा था, वरना अपनी आयु ये सब सहने वालों में से नहीं है। हो सकता है वो सारा सच जानती हो, शायद। हो सकता है। एक काम करते हैं भाई, उससे मिलने चलते हैं। नहीं। क्यों नहीं भाई? उसे प्रॉब्लम है हमारे आयु को लेने जाने से है, हम तो मिलने जा रहे हैं। नहीं, उसे प्रॉब्लम हमारे रघुवंशी होने से है। जो कुछ हुआ है उसके बाद अगर हम वहां गए तो ये आयु के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जितनी बातों पता चली है उसके बाद वो हमारे परिवार से किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहेगा। पर रिश्ता तो है न भाई? है। पर हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले पूरी बात जाननी होगी, वरना कहीं हम आयु के लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दें। शायद आप ठीक कह रहे हैं भाई, भाभी माँ को लेकर यहीं चले आइए। तुम्हारा मतलब मैं भी घर छोड़ दूं?
हाँ भाई, क्यों रहना वहां जहां हमारी बात का कोई महत्व ही नहीं, जहां सबके सब बेदिल लोग रहते हो। उसकी बात पर आदर्श हल्के से मुस्कुराया और बोला, कुंभकर्ण को पता था कि उसका भाई गलत है। उसने समझाया भी पर रावण नहीं माना। उसे पता था कि अगर उसने रावण का साथ दिया तो मौत निश्चित है उसकी, फिर भी उसने अपने भाई का साथ दिया। घर के बड़े अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो समय पर विरोध करना सही है, पर इस एक वजह से अपनी जिम्मेदारियों को त्याग देना क्या सही है। इस तरह छोटों की गलती पर बड़े घर छोड़ दे और बड़ों की गलती पर छोटे, तो फिर कोई परिवार बसे ही न दुनिया में। पूरी बात नहीं पता, हो सकता है जो हमें लग रहा है वही सही हो और वो गलत हो, पर इन सब में ये नहीं झुठलाया जा सकता कि वो हमारे जन्मदाता है, हमें पाल पोस कर आज इस काबिल बनाया है कि हम सही गलत पर उनसे तर्क वितर्क कर रहे हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारी उनके प्रति, कम से कम मैं तो अपनी जिम्मेदारियों से मुख नहीं मोड़ सकता, अब चाहे इसके लिए उनके गुनाह का भागीदार ही क्यों न हो जाऊं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने घर छोड़कर गलत किया? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। जो तुमने किया वो तुम्हारा मत था, और फिर तुम छोटे हो और छोटे थोड़े बागी होते ही है। तुम्हारे आने से उस घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, और घर का बड़ा बेटा होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं त्याग सकता। इस उम्र में अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ सकता, ये मेरा अपना सोचना है। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा। खैर, चलता हूँ, कुछ पता चले तो बताना मुझे भी, आदर्श ने उठते हुए कहा। जी, सार्थक उसके गले लग गया। अपना ख्याल रखना, आदर्श ने रुचिका की तरफ देखकर कहा और चला गया। अग्रिम सुबह उठकर बिना नाश्ता किए ही ऑफिस निकल गया। आयत उसकी बेरुखी समझ रही थी पर उसने कुछ नहीं कहा। संकल्प ऑफिस आया तो उसे पता चला कि अग्रिम आ चुका है। उसे कल रात का उसका घूरना याद आया और मन ही मन बोला, आज वो छोड़ेगा नहीं। बचना है तो चुपचाप अपने काम में लग जा। ये सोच वो चुपचाप अपने केबिन में चला गया और काम में लग गया। अग्रिम के पास जाना उसने पूरी तरह अवॉइड किया, पर रह रहकर सब याद कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। वहीं दिव्या को मनाने की बात पर अग्रिम पर भर भर कर प्यार आ रहा था। मन कर रहा था कि जाकर मिले उससे और अपनी खुशी बांटे, पर फिर उसके गुस्से को देखते हुए खुद को रोक लेता। दोपहर के समय संकल्प के पास संदेशा आया कि अग्रिम ने बुलाया है। लो, आ गई सामत, कहकर वो उठकर अग्रिम के केबिन की तरफ बढ़ा। मैं अंदर आ सकता हूं? संकल्प ने पूछा। हम, बुलाया तूने, कुछ काम था? संकल्प ने अंदर आकर पूछा। हम, बैठ, अग्रिम ने लैपटॉप में नजर जमाए ही कहा। उसका शांत सा रवैया संकल्प को थोड़ा अजीब लगा। बोल, क्या काम है? मिस्टर सिन्हा का कॉल आया था, कोई नया क्लाइंट है उनके पास, जाकर मिल लो और देखो उनसे डील करना है या नहीं, अग्रिम ने कहा और एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। इसे रीड कर लेना एक बार। संकल्प ने उससे फाइल ली और उसे देखते हुए बोला, तू ठीक है ना? हम, मुझे क्या होना है? खैर, शादी मुबारक हो, उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला। संकल्प ने उसे गौर से देखा और उठकर उसके पास आते हुए बोला, नहीं, तू ठीक नहीं। तेरा ये शांत रवैया नॉट डाइजेस्टिबल। अग्रिम ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और उठकर उसके पास आया और उसका कॉलर सेट कर थपथपाते हुए बोला, शादी होने वाली है, टूटे फूटे मुंह के साथ सेहरा नहीं पहनना चाहता तो चला जा चुपचाप। संकल्प ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराकर उसके गले लग गया। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, कहकर वो उससे अलग हुआ। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और उसके मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। आह, ये क्या है? कहा था चला जा, इन दिनों बहुत हाथ चलने लगा है तेरा। पर मारा तो तूने। असंकल्प अपनी बात पूरी करता उसके पहले एक और लग गया। पागल हो गया है क्या? संकल्प ने खींच कर कहा। दोस्ती मुझसे करता है और प्लानिंग मेरे खिलाफ। शराब पिलाएगा मेरी बीवी को, कहकर फिर से एक घूंसा जड़ दिया। मैंने कब पिलाया? उन्होंने खुद ने पिया। अच्छा, उसने पिया? पक्का पिया था उसने? वो हाँ, मुझे। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और पेट में एक घूंसा जड़ दिया। संकल्प अपना पेट पकड़ते हुए बोला, हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता है। शब्दों की गाड़ी अटक रही थी, सोचा ट्रैफिक क्लियर कर दूं। उसे सीधा खड़ा कर उसके कपड़े सही करते हुए बोला, चल निकल ले अब, वरना मंडप की जगह सच में हॉस्पिटल पहुंच जाएगा।
संकल्प ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर उसके गले लग गया और बोला, जो तूने मेरे लिए किया है उसके बाद हॉस्पिटल भी पहुंचा दे तो भी शिकायत नहीं होगी। लव यू यार, मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमाई है तू। उसकी आंखों में खुशी के आंसू झिलमिला गए। अग्रिम ने भी हल्के से मुस्कुराया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, अच्छा ठीक है चल जा अब। कितना सड़ू है तू, इतने प्यार से लव यू बोला, रिटर्न में तू भी बोल देता तो कुछ घट जाता क्या। संकल्प उससे अलग होकर बोला पर अग्रिम ने कुछ नहीं कहा। संकल्प ने उसकी तरफ देखा और उसके गाल चूम लिए। क्या कर रहा है? दूर हट, अग्रिम ने उसे दूर धक्का दे दिया। बहुत प्यार आ रहा है तुझ पर। वैसे भी भाभी से तो दूर भागता है तो इसी से काम चला ले। अग्रिम ने उसकी तरफ आंखें छोटी करके देखा। संकल्प ने हंसकर एक आंख दबा दी, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, वैसे कल की नशीली रात कैसी रही? उसके सवाल से अग्रिम के चेहरे के भाव सख्त हो गए। अपना कंधा झटककर उसका हाथ हटाया और उसकी तरफ देखकर एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर जड़ दिया। आउट। संकल्प चौंक गया क्योंकि इस बार उसका तरीका सच में गुस्से वाला था। संकल्प ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अग्रिम ने फाइल लेकर उसके हाथ में थमाया। जाकर काम कर कहकर उसे खींचते हुए अपने केबिन से बाहर कर दिया। संकल्प हतप्रभ सा रह गया। उसने अपने होठों के पास छुआ, खून निकल आया था। उसने साफ किया और खुद में हैरान था कि एक छोटे से मजाक पर उसका रवैया। ऐसा क्यों? वो अपने केबिन में आकर बैठ गया। आदर्श घर लौटा। सब लोग डिनर के लिए बैठे थे। साधना उसके पास आई और बैग लेते हुए बोली, आज देर कर दी। हम काम था, आप खाना लगाइए, आता हूँ कहकर उसके हाथ से बैग ले लिया और अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद वापस आया और बैठ गया। साधना ने उसकी प्लेट लगाई। किशोर, दिव्या की माँ आई थी। दिव्या की शादी तय की है उन्होंने। कुछ पैसे भिजवा दीजिएगा, जरूरत होगी, जगत राज जी ने कहा। जी, उन्होंने सबको आने भी कहा है। आप हो आइएगा, बाकी किसी को जाने की जरूरत नहीं। जगत राज जी की बात पर आदर्श ने उनकी तरफ देखा। साधना, किसी दिन जाकर सारी तैयारियां देख लीजिएगा, आंटी को जरूरत होगी। साधना बहू वहां नहीं जाएगी, जगत राज जी ने कहा। ये फैसला मैं करूंगा कि मेरी पत्नी कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं। आदर्श, जगतराज जी कड़क लहजे में बोले। जी, सुन रहा हूं। आपके लिए दिव्या नौकर की बेटी है पर मेरे लिए वो बहन है और अपनी बहन की शादी में भाई होने का हर फर्ज पूरा करूंगा, जिसके लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं। आदर्श ने शांत सपाट ढंग से कहा। फिर साधना की तरफ देखकर पूछा, पापा कहाँ है? उन्होंने कहा भूख नहीं है और आने से मना कर दिया। अपने कमरे में हैं, दोपहर में भी कुछ नहीं खाया। सुबह आस्था के जिद करने पर अनमने ढंग से नाश्ता किया था। आदर्श ने एक नजर जगत राज की तरफ देखा और साधना से बोला, प्लेट लगाइए, मैं खिलाकर आता हूं उन्हें, और उठ गया। साधना ने प्लेट लगाकर उसे थमा दिया। आदर्श खाना लेकर रघुवीर जी के कमरे की तरफ बढ़ गया। पापा सो गए क्या? आदर्श अंदर आया तो लाइट ऑफ देखकर बोला। आदर्श, जाइए, मेरे पास आपके सवालों के जवाब नहीं है। जानता हूं, पर मैं सवाल करने नहीं आया। खाना खा लीजिए, आदर्श ने लाइट ऑन करते हुए कहा। भूख नहीं है। लाइट ऑफ रहने दीजिए, रघुवीर जी लेटे हुए बोले। आदर्श ने उनकी तरफ देखा और बोला, साधना बता रही थी सुबह से कुछ खाया नहीं आपने। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही है आपकी, उठिए और खाना खाइए, भूखे रहना ठीक नहीं। कहा न भूख नहीं है, आप जाकर आराम कीजिए। माँ कहती थी कि नाराजगी हो या कोई दुख, खाने के समय उसे एक ओर रख दें, क्योंकि आपके दुख या नाराजगी की वजह अन्न नहीं तो उसका अपमान क्यों। उठिए और खाइए, क्योंकि बिना खिलाए तो मैं जाऊंगा नहीं, उनके पास बैठते हुए कहा। रघुवीर जी ने उसकी तरफ देखा और उठकर बैठते हुए बोले, आपको मुझसे शिकायत नहीं है, पर इसका खाने से कोई लेना देना नहीं, चलिए खाइए। निवाला उठाकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। रघुवीर जी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने अपना चेहरा फेर लिया और बोले, कहा न आदर्श, भूख नहीं है। मन पर जब अपने गुनाहों का बोझ हो और इंसान के गुनाहों की सजा उसके बच्चे भुगत रहे हो तो भूख का मरना स्वाभाविक है। पर जीना है तो कब तक भूखा रहा जा सकता है, और भूखे रहने से गुनाह धुलते नहीं। इतनी ही घृणा है तो आप भी घर छोड़ दीजिए। आदर्श हल्के से हंसा और बोला,
आपने अपने बच्चों से मुंह फेर लिया तो मैं भी अपने पिता से मुंह फेर लूं। मेरी माँ ने कपूत को जन्म नहीं दिया। छोड़िए, खाना खाइए। आदर्श ने फिर से उनकी तरफ निवाला बढ़ाया। खा लीजिए, पापा बीमार हो जाएंगे वरना, आदर्श ने कहा तो रघुवीर जी ने खा लिया। अग्रिम देर रात घर लौटा। कावेरी जी उसका इंतजार करती दिखी। चाची माँ, आप अभी तक जाग रही हैं? तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्यों? तुझे खाना खिलाने के लिए। आयत की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, चेहरा उतरा था और थकी थकी लग रही थी तो मैंने उसे सोने भेज दिया। कोई बात नहीं, आपको भी जागने की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी तभी जाग रही हूँ। आयत से कहा कि तुझे मैं खाना खिला दूंगी तब वो गई है। वैसे बहुत देर से आने लगा है तू आजकल। काम होता है। बहाने मत बना और जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ, मैं खाना गर्म करती हूँ। अग्रिम ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में चला गया। आयत सो रही थी। एक नजर उसे देखकर फ्रेश होने चला गया। बाहर आया तो कावेरी जी खाना लगा चुकी थी। अग्रिम बैठ गया। पहला निवाला मुंह में रखा और कावेरी जी की तरफ देखा। ये खाना मैंने बनाया है। पता है आजकल तुझे अपनी बीवी के हाथ का खाना पसंद आता है, पर कभी कभी माँ के हाथ का भी खा सकता है। अग्रिम ने कोई जवाब नहीं दिया और खाने लगा, पर आज खाना अच्छा नहीं लग रहा था। बेमन से कावेरी जी का मन रखने को थोड़ा सा खाकर उठ गया। अरे, ठीक से खाना। शाम को ऑफिस में नाश्ता किया था, भूख नहीं थी। आप जाकर सो जाइए, गुड नाइट कहकर वो अपने कमरे में चला गया। कावेरी जी ने उसे जाते देखा। पता नहीं क्यों आंखों में नमी आ गई। वो भी उठकर चली गई। अग्रिम कमरे में आया और लेट गया। उसने आयत की तरफ देखा जो निश्चिंत सो रही थी। अग्रिम ने उसकी तरफ करवट ले ली और उसे देखने लगा। आयत ने नींद में उसकी तरफ करवट लेते हुए अपना हाथ ऊपर पिलो पर रख दिया। अग्रिम ने उसे देखा और अपनी जगह से सरककर उसके थोड़ा करीब जाकर उसका हाथ उठाकर अपने सीने पर रख लिया और उसके चेहरे को देखता रहा। कुछ समय बाद उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, पर उसे छू पाता उसके पहले ही आयत ने अपनी आंखें खोल दी और उन्नीदी से उसकी तरह हैरानी से देखा। अग्रिम सकपका गया और थूक निगलते हुए उसका हाथ हटाकर बोला, ठीक से सोया करो, इतनी जगह है पीछे, उसे छोड़कर मुझ पर चढ़े जा रही हो, कहकर करवट बदलकर अपनी आंखें मूंदकर राहत की सांस ली। आयत असमंजस में उसे देखती रही और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। नींद में ही थी तो जल्दी ही नींद आ गई। पर अग्रिम अभी तक जाग ही रहा था। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो आयत सोती दिखी। उसने उसकी तरफ करवट लिया और उसे देखते हुए अपनी पलकें मूंद ली। तो दोस्तों, यह था 30वीं भाग। 31वां भाग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए अगले एपिसोड तक इजाजत।